हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और मोशन इन प्लेन चैप्टर किया जाएगा। मोशन इन प्लेन चैप्टर आज किया जाएगा। तो मोशन इन प्लेन में बेटा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपके नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको ज़रा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह कैसे हैं, क्या हैं, उनको ज़रा कर लिया जाए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन कैसे क्या हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका चलता रहेगा और मैं एक एक क्वेश्चन का सलूशन करता जा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन हैं और उसी में आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 3.1 क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन 1 जो कह रहा है, ये देखिए 1 क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और बी इक्वल टू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप। ये देखिए एक वेक्टर ए दिया गया, एक वेक्टर बी दिया गया है। आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी इक्वल टू, इनके बीच का एंगल बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल, और इसी तरह देखिए आसान आसान क्वेश्चन भी नीट में बनते हैं। ए बी कॉस थीटा, भाई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं। भाई जेई के लिए तो थोड़ा सा लेवल इससे कठिन आता है, तो लेकिन जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन तो जेई में इस बार भी हूबहू आए हैं। तो अब देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी का मतलब आई कितना हो गया 1, जे कितना हो गया 1, और ये रूट में 2, ये रूट में 2, यानी क्या आ गया 0 आ गया। तो कॉस थीटा कितने की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये 3.1 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का है, बस उसी तरह सुन लीजिए। क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ये 3.2, which of the following statement is true? A scalar quantity is one the conserved in the process. Scalar quantity is one that in the conserved, नहीं ऐसा कोई नहीं है conserved in the process। जैसे मास है, 3 kg चावल और 2 kg गेहूं आप मिलाते हैं या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को मिलाते हैं, आप देखते हैं कि मास में कुछ कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि कंजर्व रहेगा। हाँ, चार्ज कंजर्व है वहाँ, लेकिन यहाँ कहा कि स्केलर क्वांटिटी वन दैट इज कंजर्व इन द प्रोसेस, नहीं ऐसा कोई नहीं है कि कंजर्व रहेगा। फिर दूसरा कह रहा है स्केलर क्वांटिटी इज दैट वन दैट नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज, नहीं उसकी निगेटिव वैल्यू भी होती है। जैसे चार्ज का निगेटिव वैल्यू होता है कि नहीं, भाई चार्ज की निगेटिव वैल्यू होती है कि नहीं, तो इसीलिए दूसरा आपका गलत। तीसरा स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वह वेरी न करे, ऐसी बात नहीं है, वह वेरी भी करता है। जैसे देखिए स्केलर क्वांटिटी मास होता है और आइंस्टीन के अनुसार ये मास जो है ये देखिए इस तरह से वेरी करता है। ये देखिए लेंथ भी वेरी करता है, यल नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या वेरी कर रहा है कि नहीं, तो आपका वेरी भी करता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कर रहा है वह सरासर गलत है। फिर चौथा क्या कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस। जैसे मान लीजिए मास है, तो मास को आप कहीं देखिए, चाहे चंद्रमा पे देखिए, चाहे चंद्रमा से देखिए, कहीं पे देखिए, वह अगर कोई एक पर्टिकुलर मास है तो उसकी वैल्यू किसी भी फ्रेम से, किसी ओरिएंटेशन से अगर आप देखेंगे, डिफरेंट एक्सिस से अगर देखेंगे, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्व विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस के अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन से हम देखते हैं तो याद रखिए उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो इसका मतलब 3.2 का कौन सा सही होगा, 3.2 का 4 सही होगा। समझ रहे हैं ना, 3.2 का 4 सही होगा। ये 3.2 का आपका क्या हो गया, 4 सही हो गया। अब चलते हैं 3.3 क्वेश्चन पे देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 3.3। ये देखो 3.3 पे चलते हैं, ये देखिए 3.3 पे चलते हैं। 3.3 क्या कर रहा है, 3.3 कर रहा है इस तरह से, ऐसे ही ये देखिए एक्सिस दिया गया है 3.3 में। 3.3 में इस प्रकार से एक्सिस दिया गया है और ये ऐसे दिया गया है और ये ऐसे दिया गया है। ये देखिएगा, ये वेलोसिटी u दिया गया है और ये वेलोसिटी आपका क्या दिया गया है, v दिया गया है।
यू को कह रहा ऐसे, यू को कह रहा ए आई कैप प्लस कितना बी जे कैप, और वी को क्या कर रहा है, वी को कह रहा है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, ये कह रहा है, ये देखिए वी इक्वल टू क्या कर रहा है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप कह रहा है, और यू को क्या कर रहा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप कह रहा है। तो बच्चों ये देखो, क्या हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलिए बोलिए, क्या इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं? हाँ, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये देखिए तोड़ सकते हैं। तो अगर इसको हम तोड़े होंगे तो ये देखिए, ये तो P रहा होगा और ये क्या रहा होगा, Q रहा होगा, क्यों? और ये क्या रहा होगा, ये देखिए इसको अगर तोड़े होंगे तो ये देखिए ये A रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, ये देखिए ये B रहा होगा तभी तो U इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिख रहे हैं। तो ये देखिए A है और ये, तो ये देखने में A क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो ये तो प्लस लग रहा है। B भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, तो ये भी तो आपका प्लस लग रहा है। लेकिन आप यहाँ जब देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम B को तोड़ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार की फीलिंग आ रही है, ये B यानी पी आई कैप और ये देखिए क्यू जे कैप है। तो P तो ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये तो प्लस आ रहा है, लेकिन ये Q वाला जो है, ये देखिए Q, भाई ये इसी तरह से ना वेक्टर का कंपोनेंट हम करते हैं, ये जो Q वाला है वह नीचे की तरफ आ रहा है। तो Q वाला अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये देखिए यानी क्या हो गया, ये माइनस में आ गया कि नहीं? यानी क्या कहने का मतलब है, A B P ये तीनों जो हो गया वह पॉजिटिव हो गया, और Q जो हो गया Q ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी A B P तीनों पॉजिटिव हो गया और Q वाला जो हो गया वह क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बोलो भैया, A B P तीनों पॉजिटिव हो गया और Q वाला क्या हो गया, यहाँ पर निगेटिव हो गया। क्लियर है कि नहीं? जरूर क्लियर होगा। तो A B P पॉजिटिव हो गया और Q वाला क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो ये 3.3 क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, ये 3.3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3.3 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है, दूसरा। तो 3.3 का दूसरा ऑप्शन सही है। तो A B P पॉजिटिव, Q क्या हो गया, निगेटिव। अब चलते हैं 3.4 पे चलते हैं। ये देखो 3.4 पे क्या कर रहा है, 3.4 कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ वेक्टर आर इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, वेक्टर आर इज द अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेक्टर आर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, आर इज अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है कि मतलब वेक्टर आर कैसे हो जाए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। ठीक है भाई, तो आ जाओ, मान लो ये वेक्टर आर है। चलो भाई वेक्टर आर है, ये देखो ये ऐसे है, ये थीटा दिया गया है। तो अब ये बताइए वेक्टर आर को आप कैसे लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं और ये आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं या आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे होगा। आर को आप क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो ये देखिए आर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी भाई, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है, साइन थीटा की भी वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है कि नहीं भाई, लाई करती है ना। तो यहां पर ये देखिए कैसे हो जाएगा। तो देखो भाई, आर कंपोनेंट जो हो गया यानी यक्स कंपोनेंट जो हो गया वह कितना हो गया, आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बताओ यक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, यक्स मैक्सिमम तभी हो सकता है जब कॉस थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, +1 तक हो सकता है। और ये कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0। क्यों भाई, तभी तो हो सकता है जब थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा इक्वल टू 0 हो। बोले भाई थीटा इक्वल टू क्या हो, अगर 0 हो तभी यह क्या है, हो सकता है। करा ना, आर अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू, थीटा इक्वल टू 0 हो। तो देखिए यक्स कह रहा है, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, मतलब इसका मैक्सिमम कब हो सकता है, जब कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हो। कॉस थीटा यहाँ पे मैक्सिमम हो, और अगर कॉस थीटा यहाँ मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, इफ वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू ना, मतलब इसका क्या है, ना ही उसको तोड़ना पड़ेगा ना ही उसको जोड़ना पड़ेगा, तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है तोड़ने की। अगर वह वैल्यू रखता है तो ये देखिए ऐसे रखेगा, ये देखिए ऐसे रखेगा, उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ क्या इस वेक्टर को तोड़ोगे क्या, कहीं तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कि नहीं, उसको तोड़ने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी क्या कहने का मतलब है, अगर वेक्टर आर क्या है, जो दूसरा ऑप्शन है अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर जो है वह क्या होगा, मैक्सिमम रखेगा। क्या रखेगा, मैक्सिमम रखेगा। अब यही जैसे मान लीजिए आपका r साइन थीटा दिमाग जा रहा होगा, r साइन थीटा y है, तो अगर थीटा इक्वल टू आप 0 मानते हैं तभी तो आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग तो थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो समझ गए, अगर ये r ही x एक्सिस के लॉन्ग हो जाए, इसके लॉन्ग हो जाए, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो होगी वह मैक्सिमम होगी। तो ये आपका 3.4 क्वेश्चन हो गया। कौन हो गया, 3.4 क्वेश्चन। अब चलते हैं 3.5 क्वेश्चन पे, क्या है कैसे है। आइए भाई 3.5 क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है कैसे है 3.5 क्वेश्चन। देखिए भाई 3.5 क्वेश्चन कह रहा था, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए एंगल ऑफ 15 डिग्री इस 50 मीटर। देखिए इसी तरह के आज तक जितने नीट में प्रश्न आए हैं बेटा, इसी तरह आए ही हैं रेंज पे, इससे ज़्यादा आया ही नहीं है। तो इसीलिए जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा इसका रिजल्ट, देख लीजिएगा इसका परिणाम, देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल लगाए रहेंगे तो मैं दावे के साथ, मेरा अनुभव है, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो देखिए क्या कर रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर एन एंगल 15 डिग्री 50 मीटर। 15 डिग्री पे कितना है, 50 मीटर, यानी थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पे जो रेंज है वह कितना है, रेंज जो दिया गया है वह 50 मीटर दिया गया है। देखिएगा थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पे रेंज जो 50 मीटर, इट इज़ फायर द सेम स्पीड। जब देख लेते हैं इसका रेंज कितना आएगा, रेंज क्या आएगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये देखिए r इक्वल टू, ये क्या है, r इक्वल टू क्या है, 50 मीटर है, 50 मीटर है, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 30 है कितना, 1/2। भाई साइन 2 थीटा होता है ना रेंज का फार्मूला, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 मीटर आपने लाया। अब कह रहा है, क्या कर रहा है, थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 45 पे कर रहा है। तो चलो भाई थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा होता है तो 90 हो जाएगा। या r इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी है कितना, 100 मीटर है। बोले भाई r यू स्क्वायर अपॉन जी है कितना, 100 मीटर है। तो 100 मीटर है तो 3.5 का कौन सा सही होगा, 3.5 का सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सी का मतलब तीसरा वाला सही है। कौन सा सही है, तीसरा वाला। ठीक है भाई। अब देखिए 3.6 देखते हैं। 3.6 भी क्या है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। 3.6 ध्यान देते हैं क्या है कैसे। चलिए भाई 3.6 ये देखिए 3.6 क्या है, 3.6 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कर रहा कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एरिया आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। कौन, इम्पल्स, प्रेशर, एरिया। देखिए प्रेशर नहीं वेक्टर है तो पहला तो नहीं हो सकता है। इम्पल्स और एरिया, हाँ इम्पल्स मोमेंटम होता है और एरिया की दिशा होती है। एरिया की दिशा क्या होती है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स और एरिया, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। क्या है, इम्पल्स, ये देखिए इम्पल्स और एरिया, ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन सही, इम्पल्स, एरिया। तो ये हो गया 3.6। अब चलते हैं 3.7 पे चलते हैं। ये देखो 3.7 पे चलते हैं। क्या है 3.7, 3.7 क्या है, इन द 2 डायमेंशनल मोशन, याद रखिएगा 2 डायमेंशनल मोशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड b नॉट इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी टू। ठीक है, इन 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट जो दिया गया है वह पॉजिटिव कांस्टेंट दिया गया है। अब देखो इसमें जैसे 3.7 क्वेश्चन
और 3.8 क्वेश्चन दोनों एक ही तरह का दिया है लगभग। करा कि इन द 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन आपका बदलता रहता है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो वह दोनों आपस में समान होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन बदलता जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा कि इन द 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी ट्रू? द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। ठीक है, फिर कह रहा द एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रावर्स इन द इक्वल टाइम इंटरवल। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या सही है। सबसे पहले कोई भी एग्जांपल ले लो मोशन 2 डायमेंशन का, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन ले लीजिए या आप सर्कुलर मोशन ले लीजिए। देखिए चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन ले लीजिए चाहे सर्कुलर मोशन आप ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। आप ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी स्पीड बदलती है, स्पीड भी बदलती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बदलती है, वेलोसिटी भी बदलती है। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बदल रही है, यानी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंज। ये देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंज, दोनों चेंज होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस 2 डायमेंशन मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। ये देखिए, तो आखिरकार ये बताइए स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन क्या सर्कुलर पाथ पे एक्सीलरेशन नहीं होता है? देखिए दोनों क्वेश्चनों का आंसर इसी से निकलेगा, 3.7 का भी निकलेगा और 3.8 का भी इसी से निकलेगा। तो यहां कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम एवरेज वेलोसिटी नॉट जीरो, ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन है द एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश। यहां बताइए कहीं एक्सेलरेशन गायब हो जा रहा है, कहीं नहीं गायब हो रहा है। फिर कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल, डिस्प्लेसमेंट जो है इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए ये देखिए आप यहां से यहां तक गए इक्वल टाइम इंटरवल में, तो डिस्प्लेसमेंट r√2 हो रहा है कि नहीं। आप यहां से यहां तक गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, r√2 हो रहा है। लेकिन ये देखिए यहां से यहां तब r√2 ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 2r हो गया, r√2 हो गया, ये r√2 हो गया कि नहीं। तो आप देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, सेम नहीं है। हाँ, फिर फोर्थ ऑप्शन करा इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल, ये हो सकता है। पाथ लेंथ मतलब जो मतलब इन 2 डायमेंशनल मोशन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज कांस्टेंट है तो ये हो सकता है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इन इक्वल पाथ लेंथ, इक्वल पाथ लेंथ, ये देखिएगा इक्वल पाथ लेंथ, ये देखिएगा इन इक्वल पाथ लेंथ ट्रेवल इक्वल, इन इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल, इक्वल पाथ लेंथ ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो सकता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होती है। और वही यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी भाई ये भी मोशन 2 डायमेंशन है, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंज, दोनों चेंज करते हैं यहाँ पे। अब इसी पे हम 3.8 का भी क्या कर लें, एक्सप्लेनेशन देते हैं। 3.8 का भी एक्सप्लेनेशन इसी पे देख सकते हैं। चलिए भाई 3.8 का भी हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आइए 3.8 का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जाए। 3.8 का इन 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। चलिए सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वह क्या है,
आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी टू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो, क्या इसमें सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है? नहीं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड, क्या एक्सेलरेशन यहाँ बाउंडेड है? यहाँ अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नेसेसरी इन द प्लेन ऑफ मोशन, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है कि एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर v नॉट पॉजिटिव है। और एक चीज़ और ये भी लिखा था, पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमने तो आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो एक्सीलरेशन लगता है, ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दो प्रकार के एक्सीलरेशन लगते हैं, ये देखिए AC लगता है और ये देखिए AT लगता है। तो आखिरकार ये जो नेट एक्सीलरेशन होता है, ये बताइए क्या ये इसी प्लेन में रहता है ना, इस प्लेन से दूसरे प्लेन में तो जाता नहीं है ना, इसी प्लेन में ही तो रहता है ना, तो इसीलिए कोई नेसेसरी नहीं है। वो तो मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल बताया। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भी आपका देखिए ये जो नेट एक्सीलरेशन है ये आपका उसी प्लेन में रह रहा है कि नहीं? देखिए उसी प्लेन में रह रहा है ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही यहाँ पर हो। तो इस दशा में यहाँ देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मस्ट बोल दिया है, द पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है, कोई और टाइप का भी मोशन हो सकता, कर्व मोशन भी हो सकता है, जैसे कर्व अगर मोशन हो तो उस दशा में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक इंस्टेंट की बात कर रहा है, बहुत ही एक क्षण की बात कर रहा है, तो ये इसीलिए मस्ट नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हो। लेकिन मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल में समझा दिया, तो इसीलिए ये क्या करा, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नेसेसरी इन द प्लेन ऑफ मोशन। ये देखिए इसका एक्सेलरेशन यहाँ है, इसी प्लेन में है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा वाला इसमें क्या है, सही होगा। तो कौन सा सही है इसमें? तीसरा वाला सही है, ठीक है भाई। अब आ जाइए 3.9 पे। 3.9 क्या कह रहा है भाई? ये देखिए 3.9 वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलो भाई 3.9 वाला 3.9 कहा जा रहा है, 3 वेक्टर ए बी सी एड अप टू 0, फाइंड विच इज द फॉल्स, विच इज द फॉल्स, मतलब 3 वेक्टर ए बी सी एड 0, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये दिया है। पहला करा कि फाइंड विच इज द फॉल्स, क्या लिखा है? वेक्टर ए क्रॉस, पहला ऑप्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर B क्रॉस C is not zero unless BC पैरेलल। मतलब क्या है, जब तक BC पैरेलल नहीं होगा तब तक A क्रॉस B नॉट C जीरो नहीं होगा। मान लीजिए BC पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा, BC पैरेलल हो जाए तो B क्रॉस C इक्वल टू BC साइन जीरो होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या है, मतलब अगर BC जब तक पैरेलल नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो देखिए अगर BC यहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, A क्रॉस जीरो इक्वल टू, मतलब क्या हो जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है कि नहीं, हो जा रही है ना जीरो, ठीक है। तो यानी अगर B और C पैरेलल हो जा रहा है तो बताइए क्या A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू जीरो हो जा रही है कि नहीं? तो जब तक B और C पैरेलल नहीं होगा तब तक A क्रॉस B क्रॉस C नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब तक BC पैरेलल नहीं होगा तब तक A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, होगा कि नहीं? तो यानी इसका मतलब ये ट्रू बोल रहा है और हमको यहाँ पे क्या खोजना, हमको फॉल्स खोजना है। ये सही बोल रहा है कि जब तक BC पैरेलल नहीं है तब तक A क्रॉस B क्रॉस C जीरो नहीं होगा। देखिए BC अगर पैरेलल मान लिया, हमने BC पैरेलल मान लिया तो ये A क्रॉस B क्रॉस C क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रू है, जो ट्रू है यहाँ इस ऑप्शन के लिए यहाँ पे फॉल्स है, हमको फॉल्स खोजना है। दूसरा बोल रहा है A डॉट B क्रॉस इज नॉट जीरो अनलेस BC पैरेलल, ये भी ट्रू है, जो ट्रू है यहाँ पे वह गलत है। A डॉट B क्रॉस C is not zero unless
बी सी पैरेलल। भाई इसका मतलब जानते हैं ना, जब तक बी सी पैरेलल नहीं होगा, तो मान लो बी सी पैरेलल है, तो अगर बी सी पैरेलल है तो बी क्रॉस सी इक्वल टू बी सी कॉस क्या हो गया, जीरो, यानी ये देखिए साइन जीरो, ये देखिए बी सी साइन जीरो हो गया। और अगर बी सी साइन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं जीरो। इसका मतलब ये भी ट्रू है, और जो ट्रू है वह यहाँ गलत है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी ट्रू है लेकिन गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि ए बी सी डिफाइंड द प्लेन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन द प्लेन। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहली चीज़ ए बी सी डिफाइन इन ए प्लेन। पहली बात, ए बी सी एक प्लेन में तो हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी एक प्लेन में ए बी सी तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, करा ए बी सी डिफाइन ए प्लेन, अगर प्लेन है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन द प्लेन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन द प्लेन, कभी भी एक प्लेन में ये हो ही नहीं सकते हैं। अब जैसे इसका डायग्राम भी मैं बगल में लगा दूंगा कि कैसे उसको दिखाया है, ए बी सी एक प्लेन में नहीं है। बगल में देखिए एक डायग्राम यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे एक डायग्राम लगा देंगे जो आपको बताएगा कि क्या है। ठीक है, ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, दिखाएगा कि ये सब डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, तो उसको डायग्राम को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे बी और सी ऐसे हैं, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट उनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। और मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का भी प्लेन क्या होगा, उनके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या उसी प्लेन में तो आएगा नहीं ना भाई, क्या उसी प्लेन में तो नहीं आएगा ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये यहाँ पर ये क्या है, ये जो तीसरा है वह क्या है, ये जो है ये बोल रहा है कि इन दैट प्लेन, ये एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेन में है, मतलब ए बी सी ये जो है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसको मैं चित्र से बना दे रहा हूँ, जैसे बी क्रॉस सी है ये, तो बी क्रॉस सी का प्लेन आपका ऐसे हो जाएगा। ए दे दिया है तो ये डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये फॉल्स है, और जो फॉल्स है वही यहाँ पे क्या है, सही है, तीसरा वाला। यहाँ बगल में डायग्राम देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। फिर देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें फोर्थ वाला कह रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता रहा है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू ए बी सी। देखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या कहा जा रहा है, ए बी सी कहा जा रहा है। ठीक है, ए बी सी कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि क्या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताता है। ये देखिएगा क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड ये जानते हैं ना, क्यूबॉइड। तो अब ये बताइए जब क्यूबॉइड की वॉल्यूम बता रहा है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये बताओ क्या इनका एंगल, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। तो 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मतलब ये ट्रू है, और जो ट्रू है वह गलत है। हमको यहाँ पे फॉल्स खोजना था, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर हो रहा सारी चीज़ें। अब देखिए इसी में देख लीजिए 3.10 क्वेश्चन, ये देखो 3.9 हो गया। अब 3.10 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है कैसे है। ये देखिए 3.10 क्वेश्चन कैसे है भाई, 3.10। ये देखिए 3.10 क्या कह रहा है, 3.10 कह रहा है कि इट इज द फाउंड दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, द नेसेसरी इम्प्लाइज दैट। मतलब क्या होगा 3.10 में, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है ये देखिए ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि नहीं। वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए के। अब जरा इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, चलिए भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी कॉमन हो गया, क्या बचा, बी प्लस 2a कॉस थीटा इक्वल टू 0, या यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, देखिए b इक्वल टू 0 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस b बाई क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। दो चीज़ें आ रही हैं।
तो पहली बात याद रखिए, वेक्टर भी जीरो नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर ये ऑप्शन में दिया रहता, ठीक है, तो ये जीरो रहता, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये गलत है, ये सही होगा। बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, वेक्टर भी थोड़ी जीरो होगा, तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेक्टर बी जीरो बोल दे रहा है। दूसरा ऑप्शन वेक्टर ए बी आर एंटी पैरेलल, तो ये यहीं से समझ में आ जा रहा है। ये देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। तो अगर वेक्टर ए एंड बी एंटी पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, हम मैग्नीट्यूड को यहाँ बराबर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट मैग्नीट्यूड बराबर है, लेट मैग्नीट्यूड बराबर करने में ये देखिए 2 वेक्टर ए का हो गया, तो मैग्नीट्यूड बराबर कर लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 180, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या ये एकदम स्पष्ट बता रहा है कि नहीं कि भाई अगर इस प्रकार का प्रोसेस है तो अगर थीटा की वैल्यू -1 आती है तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो होगा वह 180 डिग्री होगा, यानी वह एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो यानी जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वह सटीक बोल रहा है कि ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, यानी ए और बी एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, ए एंड बी एंटी पैरेलल हैं। तीसरा ऑप्शन गलत बोल रहा है, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। चौथा बोल रहा ए डॉट बी लेस देन जीरो, ए डॉट बी तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता है भाई, ए डॉट बी जीरो यहाँ कभी हो ही नहीं सकता है। लेस देन और इक्वल देन क्या, जीरो। ये देख रहे हो ए डॉट बी है कितना, अगर हम ए डॉट बी यहाँ से करते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ही तो होता है। तो ये बताइए ए बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए बी कॉस थीटा ये इधर गया तो क्या हो गया, -b² हो गया, -b² हो गया, और ये b कट गया, यानी ए बी कॉस थीटा -b² हो रहा है। देखो -b² हो रहा है, तो और a डॉट बी को ही तो हम कहते हैं, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से देख लीजिए जरा। चौथा ऑप्शन 2ab cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2ab cos थीटा इक्वल टू -b², या ए बी कॉस थीटा इक्वल टू -b²/2। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ए डॉट बी बोलते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी कितना आ गया, -b²/2 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा ना भाई, हाँ उससे वैल्यू कम हो जा रही है, लेकिन ये क्या बोला है, लेस देन और इक्वल देन जीरो बोला है। भाई देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, ए डॉट बी लेस देन इक्वल देन जीरो बोला, कहाँ लेस देन इक्वल देन तो नहीं जीरो है ना, कहाँ ये इक्वल देन जीरो है। अरे भाई ए डॉट बी -b² भाई क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्या है, ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो कौन सा सही है, दूसरा इसमें सही है। कौन सा सही है, दूसरा। भाई एक एक बात को देख रहे हैं कि नहीं। अब आ जाइए इसमें चलते हैं, 3.11 में चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये देखिए 3.11 टाइप का क्वेश्चन। चलिए भाई 3.11 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 3.11 टाइप का क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन द एयर विथ स्पीड v0। देखिए स्पीड v0 है, एट एन एंगल θ1 एंड θ2 बोथ एक्यूट टू हॉरिजॉन्टल स्पीड, हाइट रीच बाय द फर्स्ट पार्टिकल ग्रेटर देन द सेकंड पार्टिकल। पहले की जो हाइट है वह ज़्यादा है, ठीक है, तो पहले की हाइट ज़्यादा है, तो इसमें ये कहा जा रहा किसका एंगल होगा, क्या चीज़ होगा, कौन ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, तो देख लीजिए क्या है। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे है, और ये जो है आपका ऐसे है। पहला वाला ये θ1 है और दूसरा वाला θ2 है। देखिएगा, देख लीजिए। और पहले वाले का हाइट क्या है, h1 है, और दूसरे वाले का हाइट क्या है, h2 है। तो h1 इज ग्रेटर देन h2 है। कौन कह रहा क्वेश्चन, h1 होगा क्या प्रोजेक्टाइल में, v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g इज ग्रेटर देन v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। ये कटा, ये कटा, ये कटा, यानी साइन स्क्वायर θ1 इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर θ2, या θ1 इज ग्रेटर देन θ2। यानी पहला ऑप्शन जो है एकदम सटीक बैठ रहा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। यानी अगर h1 इज ग्रेटर देन h2 है तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा, सटीक बैठ रहा है। फिर देखिए इसमें बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इज ग्रेटर देन t2। चलो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इज ग्रेटर देन t2। तो t1 है कितना, ये बताओ, t1 है
2v0 साइन थीटा 1 अपॉन जी, और T2 क्या है 2v0 साइन थीटा 2 अपॉन जी। ये बताइए T1 अपॉन T2 जो हो गया साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 हो गया। बोलिए अगर साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2 हो गया तो बोलो T1 इज ग्रेटर देन T2 हो गया कि नहीं। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी एकदम सटीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये देखो, जो तीसरा ऑप्शन है वह क्या है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। देखिए हॉरिजेंटल रेंज में ऐसा भी हो सकता है कि 30 और 60 डिग्री पे फेंका जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कंप्लीमेंट्री होते हैं तो एक थीटा हो सकता है, एक 90 माइनस थीटा हो सकता है इस कंडीशन में, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कंप्लीमेंट्री होता है तो रेंज बराबर होता है, रेंज बराबर होता है। और यहाँ भी रेंज का फार्मूले में साइन थीटा नहीं आता, रेंज के फार्मूले में कॉस थीटा भी आता है। यानी ये देखिए रेंज का फार्मूला आता है u स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 अपॉन जी। ये देखो, और R2 क्या आएगा u स्क्वायर साइन थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखिए अगर साइन थीटा जिस वैल्यू के लिए ज़्यादा होगा कॉस थीटा उस वैल्यू के लिए कम होगा, ठीक है, कम होगा कि नहीं। तो साइन थीटा में तो आप रिलेशन निकाल ले रहे हैं, लेकिन कॉस थीटा में आपका रिलेशन नहीं निकल पा रहा है, ना कॉस थीटा में रिलेशन। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन जो बोला है R1 इज ग्रेटर देन R2 बोला है वह गलत है, क्योंकि यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री हो गया तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है R1 इक्वल टू R2, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री में जैसे एक 30 मान लीजिए, एक 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री हो गया कि नहीं, थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो बताइए क्या उस कंडीशन में रेंज समान आती है कि नहीं। तो उस कंडीशन रेंज समान आती है, तो ये तीसरा ऑप्शन उतना सटीक बैठ नहीं रहा है। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे टोटल एनर्जी। अब देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी यानी तीसरा वाला गलत है। टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होता है। बताइए भाई टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होता है, ये तो होता है टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी जो है एंगल से इंडिपेंडेंट है, एंगल पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी दोनों का, ए का और टोटल एनर्जी बी का आपस में बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या बोला है, टोटल एनर्जी पहले का दूसरे से ज़्यादा बोला है, जो गलत बोला है। इसका मतलब ये भी क्या है, फोर्थ गलत है, ठीक है ना भाई। टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होती है तो इस कंडीशन में ही हो जाता। हाँ कुछ और कहता तो हम देखा जाता, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं इस पे 3.12 क्वेश्चन पे आते हैं, 3.12 क्वेश्चन पे। चलो भाई 3.12 क्वेश्चन को देखा जाए क्या है कैसे। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए तभी क्वेश्चन लगेंगे, नहीं तो क्वेश्चन लग नहीं पाएंगे। चलो भाई 3.12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई 3.12 कह रहा है कि द पार्टिकल स्लाइड डाउन फ्रिक्शनल पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ट्रैक ए से बी से सी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट बी एज ए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड पॉइंट सी इज ए हाइट लेस देन ऑफ ए पॉइंट ए। ठीक है, देखिए ऐसे है, इस तरह से ये पैराबोला है, ऐसे ये बन रहा है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखिएगा यहाँ से होते हुए आ रहा है, यहाँ से होते हुए ऐसे ये P और फिर ऐसे आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये A हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका -x1 है, -x2 है, और ये आपका क्या है, x1 है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v0 है, और यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, कितनी एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है यहाँ P है, बोलिए भाई ये पॉइंट P है। और ये देखिए ये वाला आपका क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए, पॉइंट P इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये है, एंड पॉइंट C इज द हाइट लेस देन ऑफ पॉइंट A, मतलब ये पॉइंट C जो है ये A से कम हाइट पे है, C से कम हाइट पे है। पार्टिकल मूव फ्रीली इन एयर एज ए प्रोजेक्टाइल, the particle move freely in air as a projectile if the particle reaches the highest point at P, मतलब इस पॉइंट पे ये पहुंच रहा है, कहाँ तक, मतलब ऐसे आ रहा है, और ये फ्रिक्शनलेस है भाई, फ्रिक्शनलेस है,
यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, फ्रिक्शनलेस पैराबोलिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो कह रहा है द पार्टिकल रीचेज हाईएस्ट पॉइंट P, हाईएस्ट पॉइंट P पे पहुँच रहा है पार्टिकल, इस पॉइंट P पर पार्टिकल पहुँच रहा है, तो उस दशा में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट P इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B, मतलब P पे काइनेटिक एनर्जी और B पे काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ यहाँ B पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियली होगी, और जैसे यहाँ से एक तरह से आप पैराबोला अगर वह मानते हैं, जैसे पैराबोला मानते हैं, तो ये देखिए ये V नॉट कॉस थीटा होगा और ये V नॉट साइन थीटा होगा, तो ये तो यहाँ खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, V नॉट कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पे V नॉट कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वह कितनी है, V नॉट है भाई, जो वेलोसिटी यहाँ V नॉट है वही वेलोसिटी यहाँ पे भी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर B पे निकाला जाएगा, ये देखिए B पे निकाला जाएगा तो हाफ m V नॉट का स्क्वायर आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर P पे निकाला जाएगा, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी P पे निकाला जाए तो हाफ m V नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये बताइए क्या काइनेटिक एनर्जी B और काइनेटिक एनर्जी P आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। एकदम ध्यान से कि छोटी छोटी चीज़ को देखिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर छोटी छोटी बातों को आप देखेंगे तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा करा हाइट एट P इक्वल टू हाइट एट A, मतलब जो P की हाइट है वह A के हाइट के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे यहां से क्या है, यहां से देखिए ये पैराबोलिक पाथ, इस तरह से भाई ये भी पैराबोलिक ही पाथ है, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, पार्टिकल स्लाइड डाउन फ्रिक्शनलेस, यहां पे हमको कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, देखिए यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब दूसरे ऑप्शन में क्या है, ए पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पे क्या है, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पे क्या है, mgh1 है, ये मान लीजिए h1 है, और यहां पे क्या है h2, P पॉइंट पे क्या है, ये टोटल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी एट ए, हाँ टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी एट P पे क्या होगा, ये देखिए टोटल एनर्जी एट P, टोटल एनर्जी एट P क्या होगा, P पे जो टोटल एनर्जी है वह mgh2 और प्लस क्या है, हाफ m V नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। बोलिए हो गया कि नहीं, हाफ m V नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये बताइए टोटल एनर्जी, चूंकि फ्रिक्शन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, तीसरा ऑप्शन जरा देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी एट P है। बोलिए भाई P पे है ना, मान लीजिए P की हाइट यहां से h2 है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी A इक्वल टू टोटल एनर्जी P हो जा रहा है। तो अगर इन दोनों को बराबर हम करेंगे, तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती तभी तो h1 इक्वल टू h2 होता, इसका मतलब क्या है, h1 नॉट इक्वल टू क्या है, ठीक है, h2 है, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से, एयर रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट क्या है, P है, P पे टोटल एनर्जी वहां पे आपस में बराबर है। अब चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, चौथा ऑप्शन कर रहा है कि द टाइम ट्रेवल फ्रॉम A टू B, तो ये बताओ जब h1 और h2 जो है आपस में बराबर नहीं है, तो टाइम ट्रेवल फ्रॉम A टू B नॉट इक्वल टू टाइम ट्रेवल फ्रॉम कहां से कहां तक, B टू P, ये बात समझ लीजिएगा, यानी चौथा ऑप्शन भी क्या है आपका गलत है, ये बराबर दिया है लेकिन है क्या, नॉट इक्वल टू। जब ये हाइटें नहीं समान है तो ये देखिए ये कर्व आपका ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये h1 है, मान लीजिए h1 है, ये 70 होता है, ये 60 होता, कुछ ये होता, तो ये वाला h1 ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब AB पे जो टाइम लगेगा और जो BP पे टाइम लगेगा वह टाइम आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, हाइट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो ये टाइम आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें तीसरा ऑप्शन केवल सही हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा। एक एक चीज़ समझ रहे हैं ना भाई, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3.12 हो गया। अब चलते हैं 3.13 पे चलते हैं, क्या है, आ जाओ भाई 3.13 पे देखो। ठीक है भाई, तो ये देखिए 3.13 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
एक मिनट, चलिए 3.13 का क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग द 4 डिफरेंट रिलेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन जनरल चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट, अब देखिए करा है कि फॉलोइंग आर 4 डिफरेंट रिलेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। ये देखिए जैसे ये पहला ऑप्शन दिया है v एवरेज इक्वल टू क्या दिया है, ये देखिए v1t दे दिया है और प्लस v2t दिया है अपॉन क्या बोला है 2, और ये एवरेज वेलोसिटी बोला है। एवरेज स्पीड तक तो सही था कि हो सकता था, लेकिन जब वेक्टर लगाया इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी बोला है, एवरेज वेलोसिटी बोला है, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ही सही हो सकता है। यानी अगर ये एवरेज स्पीड होती, अगर ये एवरेज स्पीड होती तब जाके ये रिलेशन सही हो सकता था। जैसे ऐसे मैग्नीट्यूड लगा दिया जाए, ठीक है, तब जाके ये सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये देखिए एवरेज वेलोसिटी और ये वेलोसिटी टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, तो ऐसा रिलेशन कभी आ नहीं सकता नेचर में, ये गलत हो सकता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये ध्यान दीजिएगा। या इंटीग्रेशन फॉर्म जो एवरेज वेलोसिटी का होता है, ये देखिए इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। ये देखिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, ये इनकरेक्ट है भाई। इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है वही सही है, जो इनकरेक्ट है वही क्या है, सही है। देखिए ये गलत है, ये रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये दूसरा वाला रिलेशन हो सकता है, v एवरेज इक्वल टू, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। जो फॉल्स है वही यहाँ पे सही है, इनकरेक्ट खोजना है। ये हो सकता है r2t माइनस r1t अपॉन क्या कर सकते हैं हम, t2 माइनस t1। ये देखिए t1 हो गया, t2 हो गया, इस पर वेक्टर लगा होगा, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बता रहा है, टोटल टाइम को। तो ये जो है करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। जो करेक्ट है वह यहाँ पे क्या है, गलत है। जो करेक्ट है वह यहाँ पे गलत है, ये ध्यान दीजिएगा, जो करेक्ट है वह यहाँ पे गलत है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, तीसरा वाला भी इनकरेक्ट है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या करा, r इक्वल टू 1/2, ये देखिए v t2 माइनस v t1, और ये क्या करा, t2 माइनस t1। ठीक है, तो तीसरा भी क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसा रिलेशन नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डिस्टेंस इक्वल टू, अरे स्पीड इनटू टाइम होगा, या वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू। इस तरह का रिलेशन टाइम इंटरवल पे नहीं आ सकता, ये 2 नहीं आ सकता। ये 2 कहाँ आखिरकार कैसे आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे तो चलिए ठीक है, कुछ सही भी कर सकते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट होने का मतलब ये सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एवरेज, ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए एवरेज v_t2 माइनस v_t1, और ये देखिए क्या हो गया, t2 माइनस t1 हो गया कि नहीं। ये फोर्थ ऑप्शन कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, एवरेज एक्सीलरेशन। देख सकते हैं किसी भी ग्राफ से अगर एवरेज एक्सीलरेशन, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये देखिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है, t1 पॉइंट है, t1 पॉइंट पे यहाँ पे है, और ये t2 पॉइंट पे है। इस तरह से ये देखिए वेलोसिटी है। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो आ सकता है वह क्या हो सकता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम इंटरवल हो सकता है आपका। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या हो सकता है, टाइम इंटरवल। सब पे वेक्टर लगा हुआ है, बिना वेक्टर के नहीं है कोई। तो ये आपका क्या है, ये करेक्ट है, और जो करेक्ट है वह क्या है, यहाँ गलत है। क्योंकि हमको क्या खोजना है, इनकरेक्ट खोजना है। क्या खोजना है हमको, इनकरेक्ट खोजना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट खोजना है। तो ये देखिए इसमें कौन सा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट आपका 1 हो गया, इनकरेक्ट आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। इस रिलेशन से देख लीजिए 3 बैठेगा नहीं, इस रिलेशन से देख लीजिए ये आपका 1 भी नहीं बैठेगा। ठीक है, 1 भी नहीं बैठेगा आपका। तो क्या बैठ रहा है इस रिलेशन से, एक करेक्ट ये है आपका, एक करेक्ट आपका ये है। जो करेक्ट है वही क्या है, यहाँ गलत है। ठीक है ना। अब आइए चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या करा, 3.14 में चलते हैं। ये देखो 3.14 में चलते हैं। 3.14 देखिए,
3.14 कह रहा है फॉर ए परफेक्ट पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। हाँ सही है, ये तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, फर्स्ट सही है आपका, ठीक है। फिर कहा था पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, द पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। हाँ ये जैसे ये रेडियस है तो इसके परपेंडिकुलर होता है, यहाँ आ गया तो इसके परपेंडिकुलर होता है, जैसे टेंजेंट होगा वैसे ही वेलोसिटी की दिशा होगी, ये देखिए वेलोसिटी की यही तो दिशा होगी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन कीप चेंजिंग एज ए पार्टिकल मूव। हाँ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, जैसे यहाँ डायरेक्शन एक्सेलेरेशन ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ एक्सेलेरेशन ऐसे है, बताइए एक्सेलेरेशन है कि नहीं ऐसे, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही बोल रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप चेंजिंग, ठीक है। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है वह आपका मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ देखिए अगर इस प्रकार से है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो लीनियर मोमेंटम एम भी ऐसे होगा, आर ऐसे होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एम बी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ आते हैं, यहाँ मोमेंटम एम बी ऐसे है और आर ऐसे है, तो ये देखिए यहाँ भी डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, आर क्रॉस एम बी, यहाँ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ आते हैं, यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसे आएगा, यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम को, तो चौथा ऑप्शन गलत है, ठीक है। चौथे ऑप्शन का सही क्या है, एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एंगुलर मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड सही है, लेकिन डायरेक्शन क्या, कीप चेंजिंग, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब चलते हैं 3.15 में चलते हैं, क्या है 3.15, आ जाओ भाई 3.15 में चलते हैं, क्या है देखो भाई 3.15 देख लो, 3.15 क्या है। 3.15 कह रहा है कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इज ऑलवेज ट्रू व्हेन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आया है, तो क्या हो सकता है, कैसे होता, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, चलिए आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वह वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्यों है कि नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो कह रहा क्या हो सकता है, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, चलिए स्क्वायर कर देते हैं, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो देखो क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी से बी कट गया, ये क्या आ गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी बन रही हैं, ए का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, बी का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है और cos थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, cos 90 यानी थीटा इक्वल टू 90। तो इससे एक बात तो ये समझ में आ रही है, ठीक है, एक बात ये समझ में आ रही है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, ये जो दूसरा है वो समझ में आ गया, दूसरा सही है, यानी दूसरा क्या दे रहा है, सही, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देखिए यहाँ से ये समझ में आ गया। फिर तीसरा ऑप्शन बोला वेक्टर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए यहाँ से वेक्टर ए या तो वेक्टर बी में आपका 0 रिलेशन आ रहा है कि नहीं, ये देखिए इसको इधर कर देंगे तो ये आ रहा है कि नहीं ऐसे, ठीक है। और फिर फोर्थ ऑप्शन वेयर आइदर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इज क्या 0, ये भी हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती हैं कि आइदर ए का मैग्नीट्यूड आइदर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या करने का मतलब, या ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, या बी का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है 0 हो सकता है, कोई भी इसमें से 0 हो सकता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सटीक बैठ रहा है, फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, तो ये दूसरा और चौथा यहाँ पर क्या है हो सकता है, दूसरा और चौथा यहाँ पे हो सकता है। तो ये हो गया 3.15। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको वेक्टर से, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीज़ें हमने आपको बताया।
जब तक देखिए कॉन्सेप्ट नहीं तैयार रहेगा तब तक आपको कोई चीज़ें नहीं आएंगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा, तभी जाके हर चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इतना करते रहिए। आज के लिए बस इतना।